हेनरी जिस 12 बच्चों वाले प्लान को स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करने वाला है, वो स्ट्रेटेजी उसने अपने डॉक्टर ब्रेनर से चुराई है। जहाँ डॉक्टर ब्रेनर ने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ही इसी तरह से अपनी लैब में भी एग्जैक्टली 12 बच्चों को बनाया था। और क्या अपनी 11 एक्चुअली में हेनरी की ही बेटी है? जिसके साथ साथ ही क्या आपको पता है, जिस थेसल हाइड्रा या माइंड फ्लेयर को हम 3 हेडेड ड्रैगन समझ रहे थे, वो तो एक्चुअल में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने वाले ईगो द लिविंग प्लैनेट की तरह खुद में ही एक जीता जाता प्लैनेट निकला, जो कि अपने ईटर ऑफ वर्ल्ड्स और उसी ईगो की ही तरह बाकी प्लैनेट्स को खाकर चारों तरफ अपनी टेरिटरी फैलाना चाहता है। एंड अब हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स की वर्म होल वाली थ्योरी आखिरकार सच हो ही गई। एंड हमें काफी सारे सवालों का जवाब भी मिल गया कि एक्चुअल में अपसाइड डाउन क्या है, हेनरी या फिर वेकना का असल प्लान क्या है, और इस सब के पीछे अब असल में कौन विलन है। जिसके साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने इस सीजन में बड़ी चालाकी से काफी सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस का भी बिना कुछ बोले ही काफी अच्छी तरीके से जवाब भी दे दिया है। चाहे वो बात हो स्ट्रेंजर थिंग्स के रशिया वाले कनेक्शन की, या फिर बात हो काली और 11 के हॉकिंस लैब को फर्स्ट प्लेस पर एस्केप करने की। बिकॉज इन दिस वॉल्यूम दे क्लैरिफाइड एवरी फ्रिकिंग थिंग बट यू डिडंट गेट इट। और इसीलिए एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के आए हुए इसी वॉल्यूम 2 के बारे में तुम्हें वो सारी बातें बताने वाला हूँ, जिससे जानने के बाद तुम्हारे लिए इसकी पोटेंशियल एंडिंग को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए बिना ज्यादा देरी के इसी सब के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हेलो गाइस, एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखो यार, अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 की सारे एपिसोड्स को देख लिया है तो अब तुम्हें काफी कुछ पता चल चुका है। एंड फिर भी अगर तुमने नहीं देखा है तो उसमें क्या क्या हुआ, तो उसमें हुए मेजर इवेंट्स का एक क्विक रिकैप मैं तुम्हें दे देता हूँ। जहाँ इस वाले वॉल्यूम की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ पिछली वॉल्यूम खत्म हुई थी। एंड अब हमें ऑब्वियसली पता है कि विल के पास भी पावर्स है, जिसका इस्तेमाल हमें वो इस वॉल्यूम में करते हुए भी दिखता है। पर आगे चल के हमको ये पता चल कि वो हेनरी या फिर वेकना के सामने अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही है। और जिस तरह से हेनरी उसको अपने दिमाग से निकाल फेंकता है, वो देखना सच में काफी औसम था कि असल मायनों में जब दो सॉर्सरर्स एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा। उस पर भी जब विल जैसा कमजोर सॉर्सरर वेकना जैसे इवल लॉर्ड से टकराएगा तो उसकी क्या हालत होगी। जहाँ आउटराइट ही इस वॉल्यूम के स्टार्टिंग में ही हमें वेकना और उसके ओरिजिनल प्लान के बारे में बता दिया जाता है कि वो एक दूसरे डायमेंशन से आया है और अब इस वाले प्लैनेट के ऊपर में कब्जा जमाना चाहता है। जहाँ पे ये दूसरा डायमेंशन एक्स अपने अर्थ से काफी ज्यादा लाइट ईयर्स दूर एग्जिस्ट करने वाला एक प्लैनेट ही है, जहाँ पर माइंड फ्लेयर नाम का ये एंशिएंट बीइंग काफी इयॉन से एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में काफी सारे डिटेल्स मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता दूंगा। जहाँ बाकी अब हमें इसके बाद हमारी इस स्ट्रेंज गैंग के अंदर कुछ नए मेंबर्स की एंट्री देखने को मिलती है, जिनके रिएक्शन सच में काफी ज्यादा अच्छे थे। एंड अब हाँ, फाइनली मिसेस व्हीलर को भी इस सब के बारे में पता चल गया है। एंड ऑब्वियसली मैक्स भी अब अपने दोस्तों के पास वापस आ चुकी है। पर अनफॉर्चुनेटली हॉली के साथ ऐसा नहीं हुआ और वेकना ने आखिरकार उसे वापस से बंदी बना ही लिया। एंड ये हॉकिंस लैब के ऊपर में जलने वाला रेड फायरबॉल एक्चुअल में एक्सोटिक मैटर निकला, जिसने इस पूरे अपसाइड डाउन वाले वर्म होल को स्टेबल बनाकर रखा हुआ है। अब तक स्टेबल बनाकर रखा हुआ है, जो कि इवेंचुअली अब धीरे धीरे डीके हो रहा है। और इसी की वजह से अब अपना वेकना अपने प्लान को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहता है, क्योंकि इवेंचुअली उसे इस एक्सोटिक मैटर के कोलैप्स हो जाने का काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि वो तो चाहता ही है अपने डायमेंशन एक्स को इस रियल वर्ल्ड पर लापटकना, जो इवेंचुअली ये एक्सोटिक मैटर अपने आप में कर ही रहा है, क्योंकि ये हमेशा के लिए इस वर्म होल को स्टेबल बनाकर नहीं रख पाएगा। जिसकी वजह से ही हमें हॉकिंस लैब के अंदर ये सारी मेल्टिंग देखने को मिलती है। पर इसको लेकर पर्सनली मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि एक्सोटिक मैटर एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल मैटर है विद नेगेटिव मास, जो कि ग्रेविटी को डिफाई कर सकता है। एंड इसीलिए हमें अपसाइड डाउन की ग्रेविटी हिली हुई दिखाई पड़ती है, जिसको लेकर मेरी क्यूरियोसिटी तो ये है कि अपने डॉक्टर ब्रेनर एंड बाकी सारे साइंटिस्ट ने एक्चुअल में इस मैटर को फर्स्ट प्लेस पर क्रिएट कैसे किया, जो सच में अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें अपना डॉक्टर ब्रेनर तो करते ही आया है, बस इसके बारे में तुम्हें आज तक पता नहीं था। एंड उस पर भी हम लोग वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब फाइनली जब इस राज से पर्दा उड़ गया है कि वर्म होल यह अपसाइड डाउन हॉकिंस का एक स्नैपशॉट है, जो कि उसी मोमेंट पर बन गया था जिस मोमेंट पर अपनी 11 ने डॉक्टर ब्रेनर के ही कहने पर हेनरी को ढूंढने के लिए डेमोगॉर्गन के साथ कांटेक्ट बनाया था। एंड इस वर्म होल को अपने डफर्स ने काफी ज्यादा मेटाफोरिकली भी इन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखाने के लिए यूज किया है, क्योंकि इस वर्म होल यानी कि अपसाइड डाउन से जुड़ी हुई उन कैरेक्टर्स की यादें काफी ज्यादा सैड और डिप्रेसिंग है, जिन्होंने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा है। एंड अब जब फाइनली
फाइनली वो फेस टू फेस इस वर्म होल से भिड़ने जा रहे हैं, तो वो देखना सच में काफी ज्यादा औसम होने वाला है। तो अब हमें ये बात तो पता है कि अपनी 11 ने इस वर्म होल को 6 नवंबर 1983 के दिन क्रिएट तो कर दिया था, पर उस टाइम पर अपने डॉक्टर ब्रेनर ने इस वर्म होल को स्टेबल कैसे बनाया, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है और खुद इस शो में भी इस बात के ऊपर लाइट डाली जाती है कि वर्म होल्स काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अपने डॉक्टर ब्रेनर ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड इसी डॉक्टर ब्रेनर से रिलेटेड हमारी अब एक बिगर पिक्चर काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है, क्योंकि जहां हम आज तक ये मानकर चल रहे थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर दिखने वाली गवर्नमेंट को इन सब सिनेरियोस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर हुआ इसका एग्जैक्टली उल्टा कि गवर्नमेंट को तो हमेशा से इस सब के बारे में मालूम था और वो अपने डायमेंशन एक्स को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। जहाँ की डॉक्टर के इस सोल्जर को बोलते हुए कहती है कि वो इन डेमोडॉग्स को रशियंस और सोवियट्स पर छोड़ना चाहती है अपनी एक आर्मी बनाकर, जिसके लिए फर्स्ट प्लेस में ही डॉक्टर ब्रेनर के पिताश्री ने एक एक्सपेरिमेंट में टेक प्लेस भी किया था, जिसकी वजह से ही ये डायमेंशन एक्स हमारी रियल वर्ल्ड से कांटेक्ट में आ पाया। एंड अब हाँ, उसके बारे में भी तुम्हें जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीडियो में मैं जिन बातों को बताने वाला हूँ उन्हें जानने के लिए तुम्हारा स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रीक्वल सीरीज द फर्स्ट शैडोज के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो यार, स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडोज में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की बाकी सारी गुत्थियों का काफी अच्छा जवाब देखने को मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अपने डॉक्टर ब्रेनर का ये डायमेंशन एक्स वाला ऑब्सेशन आखिर में स्टार्ट कैसे हुआ, जिसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा करते हुए एक सेपरेट वीडियो तो बना दी है, पर मैं उसके की डिटेल्स को तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ, जहाँ हमें बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स की इस पूरी दुनिया के रियलिटी के बारे में वहीं पर पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट एक टेलीपैथिक प्रोग्राम के दौरान गलती से इस डायमेंशन एक्स के कांटेक्ट में आ जाती है, भी जिस प्रोग्राम का अपने डॉक्टर ब्रेनर के पिताश्री भी हिस्सा थे। एंड उसी की वजह से फर्स्ट प्लेस पे अपने हेनरी को भी इसी डायमेंशन एक्स से पावर मिलती है। इन पावर्स के साथ पैदा नहीं हुआ था, और अपने डॉक्टर ब्रेनर का भी यहीं से इस डायमेंशन एक्स को लेकर ऑब्सेशन चालू होता है, क्योंकि अपने डॉक्टर ब्रेनर के पिताश्री उनके मरने से पहले उसे इस डायमेंशन एक्स के बारे में बता जाते हैं, जहाँ वो गलती से अपनी पूरी क्रू के साथ ट्रांसपोर्ट हो गए थे। एंड वो ही इकलौते थे जो उस डायमेंशन से बचकर वापस आ पाए। एंड तब से ही इस डायमेंशन पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपना ब्रेनर ऐसे ऐसे कांड करता फिर रहा है ना, जिनके बारे में आज मैं जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा होश ही उड़ जाएगा। एंड अब बात करें अपने हेनरी की, तो यार जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अपना डॉक्टर ब्रेनर इस डायमेंशन एक्स से लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस था, और उसने नेवाडा के अंदर में इसे खोजने को लेकर अपना पहला एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया था, जहाँ पर एक्चुअल में अपना हेनरी रहा करता था। एंड इसी नेवाडा वाले बेस को भी हम स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 में देखते भी हैं, जहाँ वो 11 की पावर्स खो जाने के बाद उसे ट्रेन करता है नीना प्रोजेक्ट नाम से, जिसकी कहानी के बारे में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के इस आए हुए वॉल्यूम के अंदर पता भी लगता है, जब हमें हेनरी का पास दिखाया जाता है। एंड वहीं पर हम छोटे हेनरी के सामने इस काफी ज्यादा घबराए हुए साइंटिस्ट को देख सकते हैं, जो कि घबरा कर हेनरी को गोली मार देता है। एंड अब हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार एक छोटे से बच्चे को कोई गोली क्यों मारेगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट अपने डॉक्टर ब्रेनर के उसी चलाए गए प्रोग्राम का हिस्सा था, और उसे जब उस प्रोग्राम की सच्चाई के बारे में पता चला, तब वो डॉक्टर ब्रेनर की टेक्नोलॉजी को चुरा कर वहाँ से भाग गया, जिस टेक्नोलॉजी से गलती से अपना हेनरी टकरा जाता है, क्योंकि वो इन केव्स में गलती से गुम हो जाता है, जहाँ पर उसी मोमेंट पर उसकी मुलाकात इस साइंटिस्ट से हो जाती है, जो ऑलरेडी भागा भागा फिर रहा था माइंड फ्लेयर से ही डरकर, क्योंकि अपने डॉक्टर ब्रेनर ने तो उससे उसी टाइम पर कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया था। और जब उस माइंड फ्लेयर ने अपना असली रंग बाकी सारे साइंटिस्ट के ऊपर दिखाना चालू किया, मतलब कि वही उसने उन सारे साइंटिस्ट को, मतलब कि उसने वही डॉक्टर ब्रेनर के साथ काम कर रहे सारे साइंटिस्ट को करप्ट करके अपनी आर्मी के रूप में ट्रेन करना चाहा, तब उसे इस खतरे के बारे में समझ में आया, और इसीलिए वो डॉक्टर ब्रेनर की टेक्नोलॉजी को चुरा कर वहाँ से भाग गया। और इसीलिए वो इस छोटे से हेनरी को गोली मार, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हेनरी के रूप में उसका पीछा एक्चुअल में माइंड फ्लेयर कर रहा है, क्योंकि अपने डॉक्टर ब्रेनर को तो तब भी लगता था कि वो अपने इस माइंड फ्लेयर पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि अपनी डॉक्टर के हमें इसमें बोलते हुए भी दिखाई देती है कि वो चाहती है खुद की ही एक डेमोडॉग्स की आर्मी जो सोवियत और रशियन से लड़े। एंड अब उस रशियन वाले सवाल के बारे में भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे बिना बोले डफर ब्रदर्स ने इसको और 11 और काली के हॉकिंस लैब के स्केप को भी क्लैरिफाई कर दिया है। तो बात करें सबसे पहले इस रशियन वाले सिनेरियो की कि फर्स्ट प्लेस पर रशियंस को इन डेमोडॉग्स और इस वेकना वगैरह के बारे में पता कैसे चलता है। तो देखो यार, जैसा कि हम सब मान रहे थे कि अपनी गवर्नमेंट को इस सब के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपनी गवर्नमेंट तो छिप कर पीछे से इस सब के ऊपर असली कैश ग्रैब करना चाहती थी, जहाँ वो एग्जैक्टली अपने इस माइंड फ्लेयर की ही तरह उसके वर्ल्ड पर कब्जा बनाना चाहते थे, जैसा कि माइंड फ्लेयर इस रियल वर्ल्ड पर कब्जा जमाना चाहता है। अपनी गवर्नमेंट तो उससे भी एक स्टेप आगे निकली, और उन्होंने तो इस एंशिएंट इविल एंटिटी को ही अपने काबू में करना चाहा, जिस काबू करने में भी वो काफी हद तक डॉक्टर ब्रेनर की मदद से कामयाब भी हो जाते हैं। एंड अब रशियंस को इस सब के बारे में पता कैसे चला, तो उसका जवाब है सुपर स्पाइस। जैसे
जैसा कि हमने अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी के अंदर स्लीपर एजेंट्स और स्पाइस को देख रखा है, वैसे ही ऐसे दुनिया भर में हर स्टेट के अंदर लगभग हर देश के स्पाई फैले हुए हैं, जिन्होंने जब इस टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा तभी अपने देश को इस सब के बारे में खबर की होगी, जिसकी वजह से फर्स्ट प्लेस पर रशियंस इस सब के बारे में जान पाए। एंड अब बात करें कि काली और 11 ने हॉकिंस के लैब को स्केप कैसे किया था, तो उसका जवाब हमें फिर से डफर ब्रदर्स ने बिना कुछ बोले ही दे दिया, जहां हमें इस सीजन में भी ऐसा ही एक स्केप देखने को मिलता है, जहां काली और 11 एक साथ मिलकर हॉपर के साथ इस अपसाइड डाउन वाले बेस को स्केप करते हैं। और काली यहाँ पर अपनी टेलीपैथिक पावर्स का यूज करके सबको कैसे चकमा देती है, और एग्जैक्टली ऐसा ही उसने बचपन में किया था जब उसने हॉकिंस के लैब को स्केप किया था। एंड अब बात करें 11 के हॉकिंस के लैब को स्केप करने की, तो इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हुए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाई है, तो चाहो तो उन्हें चेकआउट कर लेना। बाकी इसका आंसर तो तुम्हें यहाँ मिल ही गया कि कैसे इन कैरेक्टर्स ने फर्स्ट प्लेस में हॉकिंस को स्केप किया होगा। तो अब इन सवालों से तो पर्दा उठ गया, पर अभी भी ऐसे काफी सारे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, जहाँ जब अब अपना हेनरी उन 12 बच्चों को कलेक्ट करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चालू कर चुका है, और अब अपनी टीम उससे हेड ऑन कोलाइड करने के लिए एक बैटल ग्राउंड को सेट कर डायरेक्ट उससे भिड़ने पहुंच चुकी है। तो अब आगे होने क्या वाला है, और क्या अभी भी आपको लगता है कि इस सब का असली विलन अपना हेनरी है? तो चलो अब इस सब के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले यार मैं आपको अपनी राय इस वॉल्यूम 2 के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे तो पर्सनली इसका वॉल्यूम 2 इसके काफी तगड़े वॉल्यूम 1 के मुकाबले थोड़ा फीका ही लगा, जो कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस शो की हाइप अलग ही लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है, और उस लेवल का यहाँ पर एग्जीक्यूशन हमें नहीं देखने को मिला। अब हाँ, इस वॉल्यूम के अंदर भी हमें काफी तगड़ा सब्सटेंस और काफी तगड़े तगड़े अमेजिंग मूवमेंट्स देखने को मिले, जिनको देखकर पर्सनली मुझे भी मजा आ गया। पर एक जो ऑरा और वाइब पावर हाउस फील नहीं होती है इसे देखकर, जो हमें इसके वॉल्यूम 1 को देखकर फील होती है। प्रोबेबली ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें इसमें वो सारे सवालों का जवाब मिलता है जिसके बारे में जानने के लिए हम आज तक वेट कर रहे थे। इस सब चीजों को एक्सप्लेन करने में ये तीनों एपिसोड निकल जाते हैं, एंड इसीलिए इस सब को ही एक्सप्लेन करने में ये तीनों एपिसोड ऐसे ही निकल जाते हैं। जहाँ पर मुझे तो स्टिल इस वॉल्यूम के अंदर भी काफी चीजें काफी ज्यादा मजेदार लगी, जैसे जोनाथन और नैंसी के बीच हुआ कॉन्वर्सेशन, और वेकना का मैक्स को पकड़ना, और स्पेशली जिस तरह से वो हॉली को गुर्रा कर देखता है, वो मोमेंट सच में काफी ज्यादा मजेदार था। और यार स्ट्रेंजर थिंग्स को देखते देखते अब मुझे एक बात का तो अंदाजा लग गया है कि इस सीरीज को इतनी ज्यादा खास बनाती है इसमें दिखाई जाने वाली एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस, जिससे एक मिनट के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है। चाहे बात हो नोआ स्नैप की रन चिल्लाने की, चाहे बात हो हॉली की यहाँ से डर के वेकना के आगे सबमिट करने की, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती है, एंड इवन जोनाथन और नैंसी के बीच हुआ मोमेंट, एंड फिर फाइनली अपने नोआ स्नैप का कन्फ्रंटेशन। सच में यही सब चीजें इस शो को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देती हैं, और इसीलिए ये शो नहीं एक इमोशन बन गया है, एंड यही सारे इमोशंस तो इस शो की खास बात है, जो कि हमें ये बतलाते हैं। एंड हाँ, अपनी इमोशंस के ऊपर रिलाई करना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है, जिसकी पोटेंशियल के बारे में जिस दिन आपको पता लगेगा तब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। चाहे फिर बात हो वर्म होल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डायमेंशन को पार करके जूजू मॉन्स्टर्स को मारने की, इस दोस्ती और इस इमोशन के लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो यार ये थे मेरे विचार इस वॉल्यूम 2 को लेकर, एंड अगर तुमने इस वॉल्यूम 2 को देख लिया है तो कमेंट्स में तुम मुझे अपनी राय बता सकते हो। तो अब इससे हटकर आगे बात करते हैं, जहां हमें इस वॉल्यूम को देखकर अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि एक्चुअल में वेकना का प्लान क्या है, या फिर मैं कहूँ कि माइंड फ्लेयर का प्लान क्या है, क्योंकि इतने सारे हिंट्स को देने के बाद ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब वेकना असली विलन नहीं होने वाला, बल्कि इस सब के पीछे का असली विलन माइंड फ्लेयर ही है, जो कि बस अपने डायमेंशन को, जो कि बस अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता है। और अब हमें उसके बारे में भी काफी सारे डिटेल्स देखने को मिल चुके हैं कि एक्चुअल में वो मार्वल के अंदर दिखने वाला गैलेक्टस की तरह ईटर और डिवोवर ऑफ वर्ल्ड्स है, बस अपना गैलेक्टस किसी स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से ऐसा नहीं करता, और यहीं पर अपना ये माइंड फ्लेयर बस उसका एक हरामी वर्जन है, जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे प्लैनेट्स और वर्ल्ड को खा जाता है, और वो ऐसा इयॉन्स से करते आया है। वो एक काफी ज्यादा एंशिएंट और पावरफुल इविल बीइंग है, जिसकी मुलाकात अब अपने अर्थवासियों से हो चुकी है, एंड अब वो अपनी निगाहें इस अर्थ पर जमा चुका है, जिसमें वो कामयाब हो गया नहीं, इसका बैटल ग्राउंड तो अब देखो सेट हो चुका है, एंड इसकी एंडिंग हमें काफी ज्यादा मजा दे जाएगी। एंड ऐसे ही सेम सिनेरियोज हमें अब आगे चल के मार्वल में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हुए इनकर्जन से भी ऐसे ही सिमिलर दो वर्ल्ड्स आपस में टकराते हैं, और उनमें से
जैसे कभी कभी एक वर्ल्ड जीत जाता है तो कभी दोनों ही वर्ल्ड तबाह हो जाते हैं। एंड सिमिलरली वही चीज तो हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि अपना ये डार्क एंशिएंट क्रीचर इसी तरह के इनकर्जन के माध्यम से अपने इस वर्ल्ड को खाना चाहता है, जिससे हमें उसके शेप और फॉर्म के बारे में अब पता चल चुका है कि क्यों हमें उसका एक कोई प्रॉपर फिजिकल फॉर्म नहीं देखने को मिलता, क्योंकि भाई वो खुद अपने आप में पूरा प्लेनेट है। जस्ट लाइक मार्वल में दिखने वाले ईगो की तरह ये डायमेंशन एक्स ही खुद अपने आप में ये माइंड फ्लेयर है। ये अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है जो दूसरे प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, कोई छोटे मोटे इंसानों को नहीं। एंड इसीलिए हमें आज तक इसकी प्रेजेंस जहाँ जहाँ पर भी देखने को मिली है वो हमें डस्ट पार्टिकल्स के रूप में ही देखने को मिली है, क्योंकि जैसा हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा है ये पूरा का पूरा अपने आप में हाइव माइंड है, जिसकी कोर ईगो की ही तरह इसके प्लैनेट के अंदर लाई करती है, जिसको अब हमने इस वॉल्यूम के अंदर देख भी लिया कि जहाँ पर अपना वेकना चमगादड़ की तरह लटका हुआ था उसी के ऊपर इसका दिल धड़कता हुआ भी हमें दिखाया गया है। जिस सब के बारे में जानने के बाद होप करता हुई तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैंने तुम्हें जब वेकना या फिर माइंड फ्लेयर के प्लान के बारे में बता दिया है, उसकी वेल बीइंग के बारे में बता दिया है, तो अब इस सब सिनेरियोस के पीछे के असली विलन के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इस स्टोरी की पिक्चर को बड़ी करके देखा जाए तो एक्चुअल में इस सब का असली विलन अपना डॉक्टर ब्रेनर है। और तुम लोग रुको, अभी जो बातें मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाला हूँ ना, वो सुनकर तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। तुम्हें लगता है वेकना हरामी है? वेट टिल यू नो अबाउट डॉक्टर ब्रेनर, क्योंकि तुमने उसके कारनामे ऑलरेडी ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के अंदर देख रखे हैं। उसने तो साला वेकना को भी अपने अंडर कई सालों तक कंट्रोल करके रखा हुआ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार, असली विलन वो और वहाँ की गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्होंने ही अपने डॉक्टर ब्रेनर को इस सब मैडनेस करने के लिए और चुपचाप बैठकर पीछे से तमाशा देखती रही, जहाँ उसने अपनी इसी साइंस के दम पर जिस प्लान को अभी अपना वेकना एग्जीक्यूट करने जा रहा है उसको लगभग पुल ऑफ भी कर ही लिया था। बट कुछ कारणों की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई। तो चलो उसी सब के बारे में मैं तुम्हें डिटेल से बताता हूँ। तो देखो यार, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इस डायमेंशन एक्स को खोजने और उसे कंट्रोल करने को लेकर शुरू से ही काफी ज्यादा ऑब्सेस था, जिसकी मैडनेस का हट तुम सुनकर ही सोच में पड़ने वाले हो, क्योंकि वो ठीक इसी गवर्नमेंट की ही तरह इस एंशिएंट इविल बीइंग को कंट्रोल करना चाहता था, जो कि हम सब जानते हैं कि कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने तगड़े लेवल का इविल कभी भी सबमिसिव नहीं हो सकता। वो कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता लिविंग और इविल एंशिएंट बीइंग है, जिसकी पावर को हार्नेस करके तुम अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, जो कि हाँ कुछ टाइम तक तो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा जब तक छड़ी तुम्हारे पास है। जैसा कि हम वेकना और डॉक्टर ब्रेनर के सिनेरियो को देखते हैं, वेकना या फिर कह लो कि माइंड फ्लेयर उसके अंदर से कुछ टाइम के लिए तो अपने डॉक्टर ब्रेनर के पास सरेंडर हो जाता है, पर जब उसे पहला चांस मिलता है तब वो अपनी असली औकात डॉक्टर ब्रेनर को बताता है, और जहाँ से ही वो काफी लंबे समय से इस सब के ऊपर अपनी नजर रख रहा था और धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा था इस पूरे प्लैनेट और इसकी पूरी कमजोरियों के बारे में। किसी भी ह्यूमन को इतनी आसानी से अपने कंट्रोल में ले लेता है क्योंकि उसने इतने सालों तक हेनरी यानी वेकना के अंदर रहकर इंसानों की हर कमजोरी के बारे में जान लिया है, जिसमें उसकी मदद काफी हद तक अपने डॉक्टर ब्रेनर तो कर ही देते हैं। जहां अब इसकी एंडिंग में इस ईटर ऑफ वर्ल्ड्स को इन छोटे छोटे बच्चों से हारते देखना काफी ज्यादा औसम होने वाला है, जो कि गलती से ही इत्तेफाक से इस सब भसड़ के बीच में आ गए। मतलब क्या कहानी लिखी है यार डफर्स ने, मानना पड़ेगा। जिस कहानी को मेरे हिसाब से तो यार इन्होंने काफी ज्यादा स्पॉइल कर दिया स्ट्रेंजर थिंग्स की प्रीक्वल सीरीज को पहले दिखाकर, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स की प्रीक्वल सीरीज को ना दिखाया होता, आज इस सब के बारे में जानकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट और शौक लग रहा होता कि पूरा इंटरनेट अलग ही लेवल के क्रेज में डूब जाता। पर एक्चुअल में ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज इसकी एंडिंग को सबने ऑलरेडी पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, जिसमें अगर अब वो लोग कुछ एकदम क्रेजी कर पाते हैं तो ठीक है, वरना ऑलरेडी हम सब इसकी पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं। अब हाँ, ऑब्वियसली एंडिंग को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, बट स्ट्रेंजर थिंग्स के ये राज ही तो उसे इतने ज्यादा खास बनाते थे कि एक्चुअल में सबके पीछे क्या है, कौन असली विलन है, क्या प्लान है, ये सब तो हमें इस सीजन के आने से पहले ही पता चल गया था। मेरे हिसाब से फर्स्ट शैडोज ने काफी ज्यादा किरकिरा कर दिया। इस सब को साइड रखकर डफर्स की क्रिएटिविटी को तो मानना पड़ेगा यार, जहां उन्होंने इन बच्चों के इत्तेफाक के जरिए एक ऐसी तगड़ी नियति को दिखलाया है कि उसके तो क्या ही कहने, कि चाहे पूरी दुनिया में कितना भी प्योर केओस और इविल हो, उसे सही करने के लिए कहीं न कहीं से गुडनेस आ ही जाती है, जो इस सीरीज के अंदर में इन बच्चों के रूप में आई है। क्योंकि जहाँ एक तरफ से अपना डायमेंशन एक्स वाला ये एंशिएंट इविल बीइंग अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ से इनकी गवर्नमेंट इस डायमेंशन एक्स वाले बीइंग को अपना पपेट बनाना चाहती है, ताकि वो इसे आगे चलकर वेपनाइज कर सके, जिसमें गलती से ही
जब ये बच्चे 11 से टकरा जाते हैं तो इन्हीं बच्चों की वजह से ही आज वेकना और अपने डॉक्टर ब्रेनर का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर इस माइंड फ्लेयर को वेपनाइज करने में अपना डॉक्टर ब्रेनर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। पावर्स के राज के बारे में पता चल चुका है कि एक्चुअल में उसे अपने पावर्स कहां से मिली थी, जहां हमें इसके वॉल्यूम 2 में ये दिखाया भी जाता है कि कैसे अपने डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के ब्लड को 11 की माँ और उन सारे बच्चों की माँ के ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज करके उन्हें इन सायोनिक पावर्स वाले बींग्स में बदल दिया, जिस एग्जैक्ट प्रोग्राम को अपनी डॉक्टर के काली की मदद से रन करना चाह रही थी। पर काली का ब्लड वो काम नहीं कर पाया जो काम अपने हेनरी ने कर दिया था, क्योंकि अपना हेनरी डायरेक्ट माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आ गया था, जो उसके बाकी बच्चे नहीं आ सके। अब हाँ, उन्हें लगता है कि 11 का ब्लड ये काम करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि 11 ही इकलौती ऐसी है जो हेनरी को टक्कर दे पाती है। जिन हिंट्स को देखकर यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 11 पक्का हेनरी की बेटी निकलने वाली है, जिस बेटी के बारे में खुद हेनरी को भी नहीं पता है, क्योंकि अपना डॉक्टर ब्रेनर बहुत हरामी था गाइस। उसने हेनरी के डीएनए को लेकर हो सकता है कि 11 की माँ के अंदर प्लांट कर दिया हो, एंड इसीलिए 11 के पास हेनरी के लेवल के ही पावर्स हैं, बल्कि एंड इसीलिए भी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वेकना या फिर हेनरी ने हॉकिंस के लैब के अंदर अपना पूरा मैसेकर फैलाने के लिए फर्स्ट प्लेस में 11 को चुना था, क्योंकि खून की यही बात होती है यार, वो कहीं ना कहीं अपनापन पहचान ही लेता है। क्योंकि यार उस पूरी फैसिलिटी के अंदर हमें एग्जैक्टली ऐसे ही 12 बच्चे देखने को मिलते हैं, जिनमें माना कि कुछ बड़े बच्चों को मैनिपुलेट करना तो इम्पॉसिबल था, पर वहां पर हमें 11 के जितने ही छोटे छोटे बच्चे ही देखने को मिलते हैं। तो क्यों अपने हेनरी ने सिर्फ उस टाइम पर 11 को चुना? ये भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। जिन हिंट्स को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 11 पक्का हेनरी की बेटी होने वाली है। एंड अब बात करें अपने डॉक्टर ब्रेनर के इस प्लान को पुल ऑफ कर लेने की, तो भाई तुम उसको कम आंक रहे हो, वो कम नहीं है यार, वो इतने तगड़े लेवल का विलन है कि तुमने सोचा भी नहीं है। क्योंकि जहाँ तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में उसकी एंट्री को देखा होगा, किस डिसिप्लिन के साथ हमें डफर ब्रदर्स ने उसके कैरेक्टर को दिखाया है, और एग्जैक्टली वो वैसा ही है। वो मशीन है यार, जिसको सिर्फ अपने मकसद से लेना देना है। 11 और उसके जैसे बच्चों को इतना ज्यादा मैनिपुलेटिवली ट्रेन कर दिया है कि वो कभी उसके असली मकसद के बारे में सोचना तो दूर, उसके बारे में समझ नहीं पाते। और बल्कि हमें भी जब डॉक्टर ब्रेनर और 11 एक साथ देखने को मिलते हैं, तब हमें इन सॉर्ट ऑफ ए डॉटर फादर रिलेशनशिप की फील तो आ ही जाती है। एंड अपनी 11 तो डॉक्टर ब्रेनर को अपना पापा ही मानती है, पर डॉक्टर ब्रेनर नहीं भाई, वो बहुत हरामी है। उसके लिए 11 और ये सारे बच्चे बस एक टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जिनके माध्यम से, जैसा कि एग्जैक्टली अब हमें हेनरी 12 बच्चों को लेकर करते हुए दिख रहा है। एंड उसने तो इस प्लान को काफी हद तक पुल ऑफ भी कर लिया था। सोचो, उसके पास अपनी एंड उसने तो इस प्लान को काफी हद तक पुल ऑफ भी कर लिया था, जहां उसके पास तो अपनी इन 12 बच्चों की आर्मी तैयार खड़ी थी। जिन 12 बच्चों को इकट्ठा करने में अपने नल्ले वेकना को साला इतना ज्यादा लंबा समय लग गया। एंड वही अपना डॉक्टर ब्रेनर तो ये सब करके खुद की एक आर्मी बनाकर माइंड फ्लेयर और वेकना को अपने कंट्रोल में ले बैठा था। एंड उसने तो इन बच्चों को इतने तगड़े लेवल पर मैनिपुलेट भी कर दिया था कि वो लोग तो इसके लिए मरने मिटने को तैयार थे। मतलब तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो यार, अभी रिसेंटली ही जेम्स गन की सुपरमैन में हमें लेक्स लूथर के कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया जाता है, उसके पास अपनी ही सुपर सोल्जर्स की आर्मी और मर्सनरीज हैं। तो सोचो, अगर अपने डॉक्टर ब्रेनर का ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो उसका ऑरा कितना ज्यादा बढ़ जाता। जहां एक तरफ उसके पास 12 बच्चों की आर्मी होती जो माइंड फ्लेयर की शक्तियों पर पूरी तरह से काबू पा जाते, और दूसरी तरफ हेनरी जो उसके काबू में था ही। एंड इस माइंड फ्लेयर की शक्तियों पर काबू पाने के बारे में हमें ऑलरेडी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में देखने को मिलता भी है कि कैसे अपने डॉक्टर ब्रेनर ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिससे वो माइंड फ्लेयर के पावर तक को कंट्रोल कर ले जा रहे थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था यार, इस सब का असली ओजी विलन तो वही है। तुम लोग उसका ऑरा देख रहे हो, जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने में अपने वेकना को इतना ज्यादा लंबा समय लग गया, वो प्लान अपना डॉक्टर ब्रेनर कितने तगड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करके बैठा हुआ था, जिसमें उसके इस प्लान को बस उसकी एक गलती ने बर्बाद करके रख दिया। जहां उसने हेनरी या फिर इस माइंड फ्लेयर को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, जहां उसने अपनी इस नासमझी और साइंस के दम पर यह सोच लिया था कि वो इस इविल बीइंग को सबमिट कर पाएगा। कभी भी नहीं होने वाला। इंसान की यही फितरत तो उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां वो लोग दूसरे वर्ल्ड के क्रीचर्स को देखते ही ये सोचने लगते हैं कि कैसे इसे वेपनाइज किया जाए। एंड अपना डॉक्टर ब्रेनर तो ये करने में कामयाब भी हो जाता है, जहां उसे उसके मरते हुए पिता से डायमेंशन एक्स के बारे में पता चलता है। एंड वो सिर्फ उस डायमेंशन एक्स को खोजने में कामयाब नहीं होता, बल्कि उसकी पावर्स को वैसे इस्तेमाल भी करने में कामयाब हो जाता है जैसा वो एग्जैक्टली चाहता था, जो अपना वेकना भी आज तक नहीं कर पाया। जिसका रियलाइजेशन अब हमें हो रहा है, जब अब हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कहानी पता चल चुकी है कि असलियत में सबके पीछे असली हाथ किसका था। जहां जब
डॉक्टर ब्रेनर ने इसी भूल के अंदर आकर ये सोच लिया कि अब उसने हेनरी पर काबू पा लिया है और उसे खुला छोड़ दिया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, जहाँ वो अपने प्लान के इतने ज्यादा करीब आकर भी फेल हो गया, जिसकी वजह से वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के इतने ज्यादा करीब आकर भी फेल हो गया। जिस 12 बच्चों वाले प्लान को अब अपने हेनरी ने उठा लिया है और अब वो डॉक्टर ब्रेनर का छोड़ा हुआ अधूरा काम बस इस माइंड फ्लेयर के लिए पूरा करने वाला है, जहाँ वो भी इन बच्चों का यूज ठीक उसी तरह से करने वाला है जैसा प्लान अपने डॉक्टर ब्रेनर ने किया था, जहाँ वो इनके अंदर भी माइंड फ्लेयर की सायोनिक एबिलिटीज डालकर इनको अपने वेसल्स की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो डायमेंशन एक्स और रियल वर्ल्ड को अकेले कोलैप्स नहीं करवा सकता, जिसमें उसे इन बच्चों की मदद लगेगी। तो अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों मैं डॉक्टर ब्रेनर को ओजी लेवल का विलन बोल रहा था। उस आदमी ने तो ये सब पहले ही पुल ऑफ कर लिया था, बस उसकी एक गलती उसे ले बैठी, जहाँ वो अपनी इसी नासमझी और हवस के चक्कर में सब गवा बैठा, क्योंकि अगर उसने हेनरी को सही टाइम पर ठिकाने लगा दिया होता तो आज उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो अपनी एक आर्मी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी। पर वो फिर भी हेनरी को गवाना नहीं चाहता था, क्योंकि इकलौता हेनरी ही वो था जिसके ब्लड से वो अपनी इस आर्मी को और भी ज्यादा बड़ा कर सकता था, जिसकी इसी एक वल्नरेबिलिटी के लिए उसने इस पूरे प्लान पर आग लगा दी। जहां मुझे ये नहीं लगता कि अगर वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी हो जाता तो वो हेनरी और बाकी सारे लोगों की तरह वर्ल्ड पर कब्जा वगैरह करता, बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ साइंस और उसका ऑब्सेशन तो डायमेंशन एक्स पर कब्जा करने का था, एग्जैक्टली अपने लेक्स लूथोर वाली मेंटालिटी, जहां अगर उसे मौका मिले तो वो सुपरमैन की दुनिया पर कब्जा कर ले, जिसकी वजह से ही तो ये अपसाइड डाउन या फिर ये वर्म होल फर्स्ट प्लेस में क्रिएट हुआ था, क्योंकि सीजन 4 में हुए कांड के बाद वो हेनरी को खोजना चाहता था ताकि फिर से वो अपने इस प्लान को दोबारा से शुरू कर सके। एंड इसीलिए मैं कह रहा था कि माइंड फ्लेयर के साथ साथ इस सब का असली विलन अपना डॉक्टर ब्रेनर है। इस सब भसड़ की शुरुआत की थी, जहां अगर ना वो इस प्रोग्राम को चालू करता तो ना कभी हेनरी डायमेंशन एक्स में पहुंच पाता और ना अपना ये माइंड फ्लेयर अपनी निगाहें यहाँ गड़ा पाता, जहां हमें तो इन बच्चों की दोस्ती को मानना पड़ेगा यार, जहां उन्होंने जाने अनजाने में ही इतनी बड़ी बड़ी एंटिटीज और इतनी बड़ी गवर्नमेंट के इतने सालों के प्लान के ऊपर यूं ही मूत दिया। एक तरफ 11 को असली प्यार दिखाकर उसे भी अपनी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ से वेकना की फील्डिंग तो उन्होंने सेट कर ही दी है। जिन सब बातों के बारे में बात करते करते मैं तो काली के बारे में भूल ही गया, उसके इंटेंशंस भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसके बारे में तुम अपनी राय कमेंट्स में बता देना।